हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर कैपेसिटर जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है और बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने कवर करने की कोशिश करी है लास्ट 5 इयर्स की पीवाईक्यूज, जिनमें जितना ज्यादा वेरिएशंस जिन क्वेश्चंस में आया है वो सारे क्वेश्चंस यहाँ ले लिए हैं। जो भी मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं या जहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके का कॉन्सेप्ट यूज होता है वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे लगता है कि कुछ ऐसा मिल जाए कैपेसिटर का जो सबसे वेरिएशन वाले क्वेश्चन मिल जाए तो वो यहाँ पर है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के बाद इन 15-20 सवालों को खुद से अटेम्प्ट जरूर करना, अदरवाइज वीडियो का कोई फायदा नहीं होगा। लेट मी क्लियर वन थिंग। तो खुद से जरूर लगाना है, जिससे क्या होगा तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो पाएगी। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इजी सा ही है, ज्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ है नहीं। क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द C1 एंड C2। तो तुम्हें जो सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपसे C1 और C2 की वैल्यू का चार्ज बताया जा रहा है कि कितना चार्ज स्टोर करा होगा। तो देखो बेटा, ये वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें तुम्हें अपने कैपेसिटर ना हमेशा स्टडी स्टेट में ले लेने हैं। ये जो कैपेसिटर होंगे वो स्टडी स्टेट में होंगे। अगर कैपेसिटर स्टडी स्टेट में होता है तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों, बताओ। अगर कैपेसिटर स्टडी स्टेट में होता है तो इसका मतलब ये है, जिस ब्रांच से कैपेसिटर लगा होगा उस ब्रांच से करंट, जिस ब्रांच से कैपेसिटर लगा है उस ब्रांच से करंट को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा, जाने नहीं देगा करंट को। बस ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो बेटा, जिस ब्रांच से कैपेसिटर लगा है अगर उससे करंट जाएगा ही नहीं तो तुम्हारा इस सर्किट को आप रीड्रॉ कर लो। हमारा ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो, गैल्वेनोमीटर का करंट भी 2 ओम दिया है, तो मैं यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर को भी एक रेजिस्टर के से रिप्लेस कर दे रही हूँ। ये अपना हुआ सर्किट। ये इसमें बेटा करंट है ही नहीं। ठीक है, ये सिंपल ब्रांच हो जाएगी। ये अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस है और आप इसको यहाँ पे ऐसे मैच कर दो। तो ये मेरे पास 4 ओम है। ये हमारे पास बेटा गैल्वेनोमीटर का 2 ओम दिया हुआ है और ये मेरे पास 6 ओम दिया हुआ है। यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है 6 वोल्ट की, इसके अक्रॉस। तो मान लेते हैं यहाँ से करंट आएगा और यहाँ से करंट वापस चला जाएगा। तो इस पॉइंट को आप टर्मिनल ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो और इसको डी नाम दे दो। तो देखो, बैटरी यहाँ लगी हुई है तो बेटा मैं आराम से मान सकती हूँ कि ये 6 वोल्ट की बैटरी है और ये यहाँ पर ऐसे लगी हुई है। तो क्या मैं इसको आराम से ऐसे नहीं बोल सकती कि बेटा ए पॉइंट को मैं 6 वोल्ट पे मान लेती हूँ और जो सी पॉइंट है वो मेरा 0 वोल्ट पे होगा, क्योंकि सेम कनेक्शन है यहाँ पे। बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, देखो, अगर मेरे को कैपेसिटर के चार्ज निकालना है तो कैपेसिटर पे चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q = CV। अब देखो, आपके पास सी तो आपके पास फॉर्म गिवन ही है, 4 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड। इसका मतलब आपको ये वी चाहिए होगा। और बेटा ये वी क्या होता है? ये हमारे पास जो फॉर्मूले में वी होता है ये होता है बेटा डेल्टा वी, यानी आपको दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इसका मतलब 4 माइक्रोफेराड लगा हुआ है यहाँ पे, 4 माइक्रोफेराड यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब आपको ए और डी का पोटेंशियल चाहिए होगा। करेक्ट। एक यहाँ लगा हुआ है कैपेसिटर, इनका नामकरण कर लेते हैं C1 और इसका नामकरण कर देते हैं C2। इसका मतलब C2 का अगर मेरे को चार्ज निकालना है तो बेटा इसका मतलब C का तो मुझे 6 वोल्ट पता है, मेरे को B का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सर्किट में करंट निकाल ले तो मेरे पास B = IR से फॉर्मूला आ जाएगा। तो बस बेटा यही करना है। आइए सबसे पहले निकालते हैं हम R इक्विवेलेंट। देखो, अगर ये करंट बेटा यहाँ से आया I, तो ये सेम करंट I यहाँ जाएगा क्योंकि ये कैपेसिटर तो ब्लॉक कर देगा। ये आई फिर बेटा यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगा क्योंकि यहाँ से C2 ने इसको ब्लॉक कर दिया और ये ऐसे होते हुए यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो ये होगी अपनी करंट की डायरेक्शन। देखो C1, देखो ए से करंट आया अपना आई, वो ए टर्मिनल पे पहुंचा। ए टर्मिनल पे पहुंचने के बाद होगा क्या, वो एडी ब्रांच में नहीं जाएगा क्योंकि कैपेसिटर ने कर दिया ब्लॉक, तो वो ऊपर जाएगा 2 ओम की तरफ। फिर करंट पहुंचेगा बी पे। बी पे पहुंचने के बाद दो रास्ते दिख रहे हैं, C2 या फिर अपना गैल्वेनोमीटर। कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा तो बेचारा जाएगा कहाँ से, गैल्वेनोमीटर के पास से होते हुए जाएगा, होते 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 D to C चला जाएगा और ऐसे ही वो अपना सर्किट कर लेगा कंप्लीट। तो यानी तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, देखो 4 ओम प्लस 2 ओम प्लस 6 ओम। तो ये बेटा कितना हुआ, 6 और 4 10 और 2 12 ओम आ गया। तो यहाँ से V = IR निकाल सकते हो आप। V 6 वोल्ट दिया हुआ है, I निकाल लोगे आप, कितना आ जाएगा 12। तो यानी आई आ गया आपका 0.5 एम्पियर। तो बेटा आपका 0.5 एम्पियर आई आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब तो बहुत आसान काम हो गया। 6 वोल्ट बेटा ए का पोटेंशियल है, करंट आगे बढ़ा है 4 ओम में, तो 4 ओम के पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा आप निकालोगे। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, देखो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया
पोटेंशियल ड्रॉप आया, आप निकालोगे V इक्वल्स टू आई आर। तो I कितना जा रहा है 0.5, सीरीज में सेम जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है बेटा 4, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो इसको ना 1/2 करोगे तो ये कितना आया यहाँ से 2 वोल्ट। तो बेटा कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पे 6 वोल्ट था, 2 वोल्ट ये खा गया, तो बी का पोटेंशियल कितना आ गया, बी का पोटेंशियल आ गया बेटा हमारा 4 वोल्ट। तो मेरे पास अब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल आ चुका है। तो अभी आप अगर आपको Q1 निकालना है विच इज चार्ज अक्रॉस C1, तो आप Q1 कैसे निकालोगे, देखो Q1 बहुत आसान हो जाएगा, कैसे, यहाँ पे कर लेते हैं। Q1 किसके बराबर हो जाएगा, C1 इंटू बी। तो C1 कितना दिया हुआ है बेटा 4 माइक्रोफेराड। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ए डी के अक्रॉस, ए का निकाल लिया, अच्छा डी का भी निकालना पड़ेगा। ओके, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर भी निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पर भी फिर से आई आर लगा दो, तो बेटा करंट तो सेम ही है 0.5। रेजिस्टेंस कितना है गैल्वेनोमीटर का 2, तो यहाँ से ये कितना आया 1 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। तो भाई बी पे अगर 4 वोल्ट का पोटेंशियल था, गैल्वेनोमीटर ने 1 वोल्ट खा लिया, तो बेटा डी पे कितना पोटेंशियल बचेगा 3 वोल्ट का। तो यहाँ पर आ जाएगा डी का 3 वोल्ट। बस अब तो हमें सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल मिल चुके हैं, अब हमें करना ही क्या है, अब मुझे डेल्टा भी चाहिएगा। तो ए और डी का पोटेंशियल देखो, ए का 6 है, डी का बेटा 3 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 3 वोल्ट। तो यानी यहाँ पर आप 3 कर दो तो ये कितना आया 12 माइक्रो कूलम। Q2 भी निकाल लोगे, C2 इंटू डेल्टा वी। तो C2 कितना दिया हुआ है बेटा 6, डेल्टा वी कितना हो जाएगा जरा देखो, बी और सी कितने से पोटेंशियल डिफरेंस पे है 4 और 0 वोल्ट यानी 4, तो 6 चौ 24। तो C1/C2 आप आराम से चार्ज स्टोर कर सकते हो, Q1/Q2 कितना आ जाएगा 1:2। ये अपना ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी योर आंसर। तो 4 अपना ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस कैपेसिटर जहां लगा हो उस ब्रांच में करंट मत जाने देना, बाकी तो बहुत आसान हो जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो स्पेस बिटवीन, ये हमारा क्वेश्चन बनता है बेटा सीरीज और पैरेलल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों ब्रांचेस को किस में लगाएं। तो देखो सवाल में क्या कह रहा है कि स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया दिस एंड सेपरेशन ऑफ डी इज दिस इज फिल्ड विद यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 और 5। तो बेटा इसको मान लेते हैं C1, दूसरा कलर ले लेती हूँ, रंग हम दूसरा भर लेते हैं। इसको C1 मान लो बेटा, इसको C2 मान लो। इसका K5 दिया हुआ है, इसका K3 दिया हुआ है, दोनों का सेपरेशन D/2 है। तो देखो ये मान लो किसी पोटेंशियल V1 से कनेक्ट होगा, ये प्लेट किसी पोटेंशियल V2 से कनेक्ट होगी। इसके बाद क्या करते हैं, अनदर एक और कैपेसिटेंस लेते हैं 7.5 पिकोफेराड का, और उसको इस सर्किट के पैरेलल में लगा देते हैं। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछ रहा है कि क्या होगा। तो बेटा इसको बाद में लगाएंगे, जो इन्होंने बोला है अनदर कैपेसिटर को, पहले इसका सी इक्विवेलेंट निकालो कि इसका सी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो देखो अगर ये वाली प्लेट V1 से जुड़ी है और ये वाली प्लेट बेटा V2 से जुड़ी है, तो ये जो बीच में जो प्लेट है इसका कुछ का कुछ और पोटेंशियल होगा। दिस प्लेट हैव सम अदर पोटेंशियल, तो कुछ और पोटेंशियल होगा। इसका मतलब सारे जो पोटेंशियल की प्लेट्स हैं वो अलग अलग पोटेंशियल पे हैं। अलग अलग पोटेंशियल पे मतलब ये सारी, ये दोनों किस में होंगे बेटा, ये दोनों हमारा सी इक्विवेलेंट निकलेगा सीरीज से, ठीक है। तो यानी दिस सर्किट इज इन सीरीज। तो सबसे पहले ये हमारा सीरीज सर्किट हुआ, क्योंकि बीच वाला जो ब्रांच है इसका कुछ और पोटेंशियल होगा, करेक्ट। तो अभी हम C1 C2 निकाल लेते हैं। तो C1 किसके बराबर हो जाएगा, देखो बेटा K टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो डी कितना दिया हुआ है इसने D/2, तो D/2 ऊपर 2 टाइम्स ऑफ K हो जाएगा। K कितना दिया हुआ है 10, तो ये मेरा हुआ 10A एप्सिलॉन नॉट बाई 8, ठीक है। ये मेरा C1 आया। बात समझ में आई। एरिया में कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा, क्योंकि देखो इस प्लेट का पूरा एरिया यहाँ पर आया है। कंप्लीट लेंथ हमारी इस कैपेसिटर को बनाने में मदद कर रही है C1 को बनाने में इस पूरी प्लेट ने मदद, पूरी लेंथ ने मदद किया है। तो एरिया को आप नहीं कम कर सकते, सिर्फ डी कम होगा, ठीक है। C2 देखो कितना हो जाएगा, C2 अगेन K टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, इसका भी डिस्टेंस कितना है बेटा D/2, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो K की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 6 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। मैं A एप्सिलॉन नॉट बाई डी को यहाँ पे C मान लेती हूँ, तो बेटा ये 10C हो गया। और ये मेरा अच्छा मुझे इसका C इक्विवेलेंट भी निकालना है, दैट्स इट, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो अभी हम निकालते हैं इसका C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट यानी अगर दोनों सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होगा, C1 C2, इसको ऐसे काम करो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को C मान लो, तो ये 10C हो जाएगा। और ये बेटा मेरा 6C हो जाएगा अपॉन C1 + C। ये मेरा C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो C1 कितना है बेटा 10C, C2 कितना है 6C, अपॉन C1 + C2 कितना हो जाएगा 16C। तो एक C से ये C कट गया, तो यहां से देखो कितना बचा 60C अपॉन 16।
तो अभी आपको क्या रखना है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू रखनी है। आओ रखो, 60/16 एरिया एप्सिलॉन नॉट बाई डी। चलो वैल्यू रखो बेटा, 60/16 एरिया कितना दिया हुआ है आपको, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज मत करना भूलना, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई थिंक गिवन है पेपर में, ये लो, और इससे अच्छा तो तुम्हें क्या ही चाहिए होगा, -12 रख दिया। डी कितना हुआ है, दिया हुआ है, देखो बेटा डी कितना दिया हुआ है इन मिलीमीटर, तो बेटा इसको मीटर्स में करना मत भूलना, तो 10⁻³ आप इसको यहाँ से लगाओ। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, ये 4 टाइम्स कितने कट जाएगा, 4 5 जा 15, तो ये तुम्हारा बचा 15 × 8.85/1.77। 10⁻⁻, को भी आप देखो यहाँ से सही कर सकते हो। ऊपर कितना बचेगा, 12 और 4 16, और ये ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो पावर्स में तुम्हारे पास बचा, इसको हटा के लिख दो 13 समथिंग, है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 13। तो बेटा जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा 7.5 10⁻⁻12 फराड, ये मेरा सी इक्विवेलेंट आएगा। और इसको थोड़ा सा सही से लिखोगे तो 7.5 पिको फेराड लिख सकते हो। अब इसके बाद क्या बोला है, इसके सी इक्विवेलेंट को एक और अनदर कैपेसिटेंस है जो पैरेलल में लगाया जाएगा। तो इसका मतलब जो ये सी इक्विवेलेंट निकल के आया मेरा, सी इक्विवेलेंट जो मेरा यहाँ पे निकल के आया कितना, 7.5 पिको फेराड, इसको फिर से एक और पैरेलल कनेक्शन के साथ जोड़ेंगे जो खुद कितना है, 7.5 पिको फेराड है। तो बेटा मेरा यहाँ से फाइनल सी इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा, ये पैरेलल में कैसे ऐड करोगे, डायरेक्ट ऐड करोगे, तो 7.5 पिको फेराड प्लस 7.5 पिको फेराड किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 15 पिको फेराड। तो 15 आंसर है तुम्हारे इस सवाल का। तो थोड़ा सा तो लेंथी था, बट क्या करें, सवाल तो बेटा सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हमारा कितना आंसर आया, फाइनली 15 हमारा जाके यहाँ पर आंसर आ जाता है। अगेन इजी क्वेश्चन, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो क्या कह रहा है भाई, आपके पास क्या गिवन है, कलर का रंग बदल लेते हैं। हो, C1 दिया है, C2 दिया है, C3 दिया है, पहले इनकी वैल्यू लिख लो। C1 बेटा 2 है, C2 0.2 है, C3 2 है, C6 भी 2 है, ये भी 2 है, और ये हमारा 4 है। तो ये मैंने लिख ली वैल्यू। अब कह रहा है चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर C4, यानी इस C4 वाले में पूछ रहा है कि इस C4 ने कितना चार्ज स्टोर किया हुआ है। चार्ज स्टोर पूछ रहा है तो पहले बेटा इस सर्किट का चार्ज निकाल लो, क्योंकि Q इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, CV के। तो सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकाल लो, उसके उससे क्या होगा, C इक्विवेलेंट निकालने से तुम इस पूरे सर्किट का चार्ज निकाल सकते हो। पूरे सर्किट का चार्ज निकालने के बाद हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या निकाल सकते हैं, कि हमारे C4 पे कितना चार्ज होगा, हम वो आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ओहो, सबसे पहले हम इस सर्किट का चार्ज निकालेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये सर्किट बेटा कुछ ऐसे बन गया, ये तुम्हारा 2, ये 2, ये मेरे पास 4, ये मेरे पास 0.2, ये मेरे पास 10 वोल्ट की बैटरी, ये मेरे पास खुद 2, ये भी बेटा 2, और ये ऐसे जुड़े हुए हैं। तो जरा 2 4 और 2, इनको लास्ट वाले को देखो, क्या ये सीरीज में दिख रहे हैं तुम्हें, क्या हमें ये सीरीज में दिख रहे हैं कि इनमें जो चार्ज जाने वाला है वो किस में जाने वाला है, सीरीज में। देखो कुछ भी जो चार्ज होगा यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद इन 2 4 2, ये इनमें चार्ज कैसे रहने वाला है, सेम रहने वाला है। इसका मतलब मैं इस 4 2 और 2 को किस में लिख सकती हूँ, सीरीज में। तो बेटा अगर ये सीरीज में है तो इनका मान लेते हैं कि हमारा सी डैश आने वाला है, तो 1/C डैश किसके बराबर होगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3। 4 एलसीएम ले लो यहाँ से, तो ये कितना बचा, 2 + 2 + 1। 2 और 4 का एलसीएम देखते हैं कितना बनेगा, 2। हाँ तो बेटा ये तो 4 या, तो मैं 4 से करती हूँ, तो 2 + 2 + 1, 2 2 जा 4 + 1, तो ये कितना आया, 5/4। ठीक है, तो ये मेरा बना यहाँ से 5/4। ठीक है, 5/4 बनता है सी डैश। मैं यहाँ से लिख देती हूँ, सी डैश कितना आया, 4/5। ठीक है, तो मेरा सी डैश बना बेटा यहाँ से 4/5। तो यहाँ से मैं इसको रिप्लेस करके क्या लिख दूं, देखो मैं यहाँ से इसको रिप्लेस करके इन तीनों को क्या लिख सकती हूँ, एक सर्किट लगा सकती हूँ सिर्फ। बिल्कुल मैम आप लगा सकते हो, क्या ऐसे लगा सकते हो, 4/5, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 0.2 और 4/5 किस में हो गए, 0.2 और 4/5 हो गए बेटा अब पैरेलल में।
पैरेलल में हो गए। अब इनको आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो, तो पैरेलल में क्या करना पड़ेगा, इस 4/5 को फ्रैक्शंस में ले लो, तो बेटा ये आपका कहीं ना कहीं 0.8 बनेगा, 0.8। अगर अब ये पैरेलल में है तो आप 0.8 को क्या करोगे, 0.2 के साथ ऐड करोगे, तो 0.8 प्लस 0.2 बेटा कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो मैं इसको यहां से रिप्लेस करके क्या लगा दूं, आप कहोगे मैम आराम से आप यहाँ पे 1 लगा दो, तो 1 लगा सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे अब इसको बेटा आराम से क्या कर दूं, सर्किट में 1 लगा देती हूँ। 1 लगा दिया। अब देखो मेरी बात ध्यान से, अब ये तीनों फिर से किस में हो गए, आपने यहाँ 1 लगा दिया। अब किस में होगा ये, 2, 1 एंड 2, अगेन दीज आर इन सीरीज, ये अगेन सीरीज में हो गए। तो अब सी डबल डैश आप निकाल सकते हो, 1/C डबल डैश, जो मेरा फाइनल सी इक्विवेलेंट आएगा। सी डबल डैश रहने दो, फाइनल सी इक्विवेलेंट सीरीज में 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, करेक्ट। 2 एलसीएम ले लो बेटा, यहाँ से ये प्लस प्लस 1 प्लस 2, तो 2 और एक 3 और एक 4, है ना। हाँ हाँ, 2 और एक 3 और एक 4, तो यहाँ से अगर मैं 2 और 2 का करती तो एक आता, और एक और एक का करती तो ये एक और एक का 0.5 आता, 0.5। यहाँ पे मैंने सी इक्विवेलेंट निकाला, देखो 2 1 2, तो मैंने 2 एलसीएम ले लिया, तो ये 1 बचा, ये +1 और ये +2, तो यहाँ से ये 2 और एक 3 और एक 4, तो बेटा यहाँ से मेरे पास सी इक्विवेलेंट जो आया वो आया 4/2 यानी 2। हम्म सी इक्विवेलेंट बेटा यहाँ से कितना बचा, 2 बच गया। अब इसके बाद क्या ही करना है, अब इसके बाद हम चार्ज निकाल सकते हैं फटाक से, करेक्ट। चार्ज हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो सी इक्विवेलेंट कितना आया बेटा, यहाँ पे 2 और ये 2 2, ये हमारे पास 2 है ना, और ये मेरे पास हमारा 1 आया, तो 2 और 2 का बनेगा, देखो इसमें देखो 2 और 2 का 1 बनेगा, और 1 और 1 का 0.5 बनेगा। तो अगर मैं यहाँ से 2 एलसीएम लेती हूँ, ये 2, ये 2 गलती कैसे आ रही है, अगर 2 और 2 का करेंगे तो 1 आएगा, और एक का 0.5 बनेगा ना। सी करंट तो 0.5 आना चाहिए। ये क्या, हाँ क्या क्या करा है, सीरीज में हमने लगाया है 2 2, 1/2 +1/2 +1/1, है ना। तो यहाँ से हमने 2 एलसीएम लिया, 2 लिया, तो यहाँ से मुझे 1 ही बचना चाहिए था। देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो सी इक्विवेलेंट, देखो यहाँ पे यही तो बचेगा, अगर ये 2 है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास बेटा जी कितना बचना चाहिए, सी इक्विवेलेंट आना चाहिए 0.5, करेक्ट। 0.5, क्योंकि ये 2 है, ये भी 2 है, ये 1 है, 2 और 2 का करोगे तो सीरीज में 1, और 1 और 1 का करोगे तो कितना बनेगा, 0.5। तो मेरे पास यहाँ से जो सी इक्विवेलेंट निकल के आया वो निकल के आया 0.5। तो क्या हम चार्ज निकाल सकते हैं सिस्टम का, बिल्कुल निकाल सकते हो। वी कितना है, 10 वोल्ट, पोटेंशियल 10 है, और हमारे पास कैपेसिटेंस हमने इक्विवेलेंट कितना निकाला है, 0.5। मेरे पास चार्ज कितना आया भाई, मेरे पास जो टोटल चार्ज आया है वो आया है 5 माइक्रो कूलाम, 5 माइक्रो कूलाम आया है। अब जरा यहाँ पे देखो कि ये पूरा 5 माइक्रो कूलाम का चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आ जाओ मेन सर्किट में, यहाँ से हम चले, 5 का 5 आया, हम पहुंचे बेटा यहाँ पे, हम पहुंचे यहाँ पे। ये सर्किट अभी कुछ समय पहले एक ऐसे सर्किट में बना हुआ था, यहाँ बना लेते हैं। ये था 0.2, और यहाँ था मेरे पास 2, और यहाँ इन तीनों का इक्विवेलेंट आया था, यानी C1 जो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है 4/5। तो यहाँ था बेटा 4/5, जिसे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आप इसको 0.8 भी लिख सकते हो, 0.8, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 5 माइक्रो कूलम का जो चार्ज है, ये बेटा यहाँ पर पहुंचेगा इस टर्मिनल पे। इसका मतलब कुछ चार्ज Q1 यहाँ जाएगा और कुछ चार्ज Q2 यहाँ जाएगा। अब पूछा देखो C4 वाला है, यानी C4 पे मेरा कौन सा चार्ज जा रहा है, Q2 वाला। अगर मैं यहाँ से Q2 निकाल लेती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो Q2 कैसे निकाला जाए, तो देखो बेटा जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारे कैपेसिटेंस के। तो आप आराम से रेशो में निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। तो यानी अगर मुझे Q2 और Q2 में चार्ज बढ़ रहा है, देखो इस रेड वाले डायग्राम को देखो, Q1 में चार्ज जा रहा है और Q2 में चार्ज जा रहा है, तो मुझे निकालना है Q2। तो Q2 बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर है, तो आप रेशो मेथड नहीं निकाल सकते क्या। Q2 किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0.8 अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का एडिशनल,
मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज कितना है मेरा 5, तो ये कितना बना 0.8/1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना आ गया मेरे पास 8×5 = 40 और पॉइंट लगा के कितना आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब Q2 कितना है 4 माइक्रो कूलम, अगर Q2 4 है तो यानी Q1 कितना होगा 1। लेकिन Q2 चार्ज देखो, इस 0.8 जो मिलके बना है वो C1 C4 और C5 से मिलके बना है, दैट मीन्स योर आंसर इज 4 माइक्रो कूलम का। होपफुली समझ में आया होगा, होपफुली तुम लोगों को समझ में आया होगा कि हुआ क्या है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, ठीक है, ये इस ब्रांच से मिलके बना है ना, देखो 0.8, C1 और C4 और C5 इन तीनों का सीरीज का कॉम्बिनेशन है 0.8, तो जो चार्ज 0.8 में जाएगा वही इन तीनों में सीरीज में जा रहा हो, तो आप बस यहां से अपने सर्किट से रीड्रॉ कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, प्यारा अगेन अलग बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक से ही करके दिखाऊंगी, बाकी सेकंड आपको को अपने चैट बॉक्स में लिखना है कि आंसर क्या आता है। ठीक है, आइए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, जिसका सैचुरेशन दिया हुआ है आपको कंप्लीट डी, यानी ये पूरा जो प्लेट 1 और प्लेट 2 है, यानी ये प्लेट 1 से लेके प्लेट 2 तक की जो सेपरेशन है ये आपको डी दी हुई। अब कहता है कि हमने क्या करते हैं, एक में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देते हैं 4, जिसमें कितनी थिकनेस में रखा है, सिर्फ आपने लाके एक्स थिकनेस में, एक्स थिकनेस में आपने लिख दिया एक लगा लगा के डायरेक्ट्रिक मटेरियल। तो C1 और C2 होगी, तो मान लेते हैं बेटा ये वाला C1 बन जाएगा, ये वाला अपना C2 बन गया। अब ये कह रहा है कि मान लो अगर x की वैल्यू 1/3D रखो और अगले में x की वैल्यू 2D/3 रखो, और C1 जो आता है वो 2 माइक्रोफेराड आता है, तो यानी जो C1 2 माइक्रोफेराड है, इसका मतलब वो कब आया होगा, जब आपने x की वैल्यू कितनी रखी होगी 1/3D रखी होगी। तो पहले आप x की वैल्यू 1/3D पे रख लीजिए, उसके बाद आप C2 निकाल लीजिए आराम से C1/C2 का रेशो करके। ये बात समझ रहे हो, तो आओ जरा C1 निकालते हैं। तो बेटा C1 हम निकालना चाहते हैं, C1 का मतलब है कि x की वैल्यू 1/3D होगी। तो अगर आप C1, अच्छा अगर ये C1 C2 है तो बेटा इसको आप अलग कुछ और नाम ले लीजिए, इसको कुछ और नाम ले लो, इसको C1 C2 की जगह हम क्या लिख देते हैं, इसको लिख लेते हैं CA और CB। ठीक है, तो C1 निकालने के लिए पहले हमें इन CA और CB का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, बात समझ रहे हो। C1 इज द कैपेसिटेंस ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CA एंड CB, जब आपने x की वैल्यू 1/3D ली है। उसके बाद आपसे सवाल में कह रहा है कि दोबारा C2 निकालिए जब आपने x की वैल्यू 2D/3 ली है। तो क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सेम है, बट वर्डिंग्स में आपको घुमा सकता है, बच्चों को आधे से बच्चों को वर्डिंग्स में ही कई बार क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत आती है और वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। तो सवाल में C1 और C2 इसी इक्विवेलेंट का कैपेसिटेंस है, बस आपको उसमें x की वैल्यू अलग अलग दे दी है। आइए, तो C1 निकालने के लिए देखो हम पहले देखते हैं CA और CB किस में है। तो बेटा अगर ये प्लेट है, इसका कुछ पोटेंशियल A होगा, सेकंड प्लेट का कुछ पोटेंशियल B होगा, तो बीच में जो यहाँ पर ये जो पोर्शन आ रहा है, दिस प्लेट हैव सम अदर पोटेंशियल, इसका मतलब CA और CB को बनाने के लिए जो भी प्लेट्स हैं सब अलग अलग पोटेंशियल से जुड़ी हैं, इसका मतलब ये सीरीज में होंगी। तो इसका मतलब ये बनेगा इनका कॉम्बिनेशन इस तरीके से, करेक्ट, सीरीज में है ये, दिस इज इन सीरीज। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सी ए निकालना पड़ेगा। तो सी ए देखो बेटा हवा में रखा हुआ है अपना, तो सी ए का कितना हो जाएगा, सिर्फ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस कितना लोगे देखो, अगर ये डायलेक्ट्रिक वाला एक्स है, टोटल डिस्टेंस डी है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका D-x। अब इन्होंने आपको ऑलरेडी एक्स की वैल्यू कितनी रखने को बोला है C1 में 1/3, तो यानी D-d/3। तो बेटा ये 3D - d ऊपर ये हो जाएगा, 3 ऊपर ले जाओ, 3 एप्सिलॉन नॉट 3D - d यानी 2। तो ये आ गया तुम्हारा सी ए। तो सी बी कितना हो जाएगा देखो बेटा, के टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन इसका डिस्टेंस कितना बोला है, जितने में डायलेक्ट्रिक्स है वो डिस्टेंस एक्स में है, तो यहाँ पर आप डायलेक्ट्रिक वाले में एक्स रखोगे। तो के टाइम्स कितना है, के की वैल्यू बेटा 4 दी हुई है, 4 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, एक्स की वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है D/3, तो यहाँ D रखो, ऊपर मल्टीप्लाई 3 करो, तो ये कितना हो जाएगा देखो 12 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये मेरे पास सी ए और सी बी की वैल्यू आ गई। तो अभी इस वैल्यू को आप ऊपर वाले इक्वेशन में रख दो जो आपने यहाँ पे रखा है सी इक्विवेलेंट वाले में। तो देखो मैं इसको बेटा 3/2C बोल लेती हूँ, और इसको क्या बोल लेती हूँ 12C बोल लेती हूँ। आइए रखिए CA CB, तो मल्टीप्लाई में रखोगे तो 3/2C मल्टीप्लाई बाय 12C अपॉन 3/2C प्लस 12C। तो बेटा इसको सॉल्व करके देखो कितना बनेगा, मैं यहाँ से दो एलसीएम पूरा ले लेती हूँ, तो ये मेरा 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 3 × 12 C² अपॉन, देखो फिर ये 2 से 2 कट गया,
24 + 3, 24 25 26 27, तो ये हो गया तुम्हारा 27C। बेटा एक सी से सी कैंसिल हो गया, 3 की टेबल पे 9 पे ये कट गया, और ये 12 की टेबल में फिर से काट दो, चौक 12, 4/3, तो ये C1 आया मेरा 4/3C। ठीक है, तो C1 की वैल्यू आ गई इतना। तो C1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, C1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी कितनी दी हुई है, C1 को आपकी ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है 12 माइक्रो फेराड। तो C1 की वैल्यू आई है 4/3C के। तो बेटा ये वाली वैल्यू आ गई। और सी को मत भूलना, सी क्या है, सी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है ना, सी को हमने क्या माना है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यानी ए एप्सिलॉन नॉट डी की वैल्यू हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे कह रहा है C2 भी निकालो। अब C2 में x की वैल्यू ही चेंज करनी है और कुछ नहीं करना। जो ये x की वैल्यू है ना बेटा, यहाँ पर बस आपको अब 2D/3 पुट करना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना। आप x की वैल्यू यहाँ पे 2D/3 रखिए, इसका सी इक्विवेलेंट निकालिए दोबारा से, जो कि C2 आएगा, और C1 और C2 का बस रेशो कर दीजिए, और आपको कुछ नहीं करना है। आइए C2 निकालेंगे तो बेटा C2 भी क्या होगा, देखो इनका CA CB/CA+CB यही होने वाला है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखनी है, 2D/3, दैट्स इट। जो अभी ऊपर मैंने निकाला है यहाँ पे x की वैल्यू 2D/3 रख दीजिए। तो आइए कुछ नहीं करना, C1 आप फटाक से निकाल लोगे क्या, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये कितना है, D-2D/3 रखोगे तो बेटा 2D/3, तो ये कितना हो जाएगा, 2D/3, 3D-2 D हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 3। तो यानी ये सिर्फ बेटा आपका आया 3C। करेक्ट। कौन, CA। CB कितना आ जाएगा देखो, CB यानी 4 टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 2D/3, तो यानी 12 हो गया। और ये कितना आया आपके पास, 6A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। आ गया इतना। तो यानी 3C, और इसको हम बोल देते हैं 6C। आ गया। इसका सी इक्विवेलेंट रखने के लिए ऊपर रख सकते हो, ये रहा तुम्हारा C2। तो C2 की वैल्यू यहाँ से CA CB कितना हो जाएगा देखो बेटा, 3C + 6C, 3C × 6C/9C, तो 18C² अपॉन 9C। तो यहाँ से बेटा ये आया 2C। तो बस अब रेशो ले लो C1/C2 का। C1 मेरे पास कितना आया था देखो, हमारे पास C1 कितना आया था, 4/3C। तो यहाँ पे लिखो आप 4/3 × C। C2 कितना आया है बेटा, C2 आया है 2C, तो यहाँ पे 2C लिखिए, C से ये C कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो ये तुम्हारा कितना आया, 2/3, है ना, 2/3 इक्वल्स टू C1/C2। तो शायद मुझे C1 गिवन है, C1 मेरे को कितना दिया हुआ है बेटा, 2 माइक्रोफेराड। तो C1 की वैल्यू यहाँ पे रखिए। C1 की वैल्यू अगर आप 2 माइक्रोफेराड रखेंगे तो 2/3 = 2/C2। तो ये 2 से 2 कट गया, तो बेटा C2 कितना आ गया, C2 फटाक से मेरे को बता दो कितना आ जाएगा। क्या मेरा 3 माइक्रोफेराड आ गया है क्या C2, क्या मेरे C2 3 माइक्रोफेराड आ गया है। तो ये क्वेश्चन था, लेंथी भी नहीं था। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो फटाफट कर सकते हो। पेपर में ऐसे सवाल मत छोड़ना, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन नहीं हुई, दिस इज नॉट कैलकुलेटिव। आपको कैलकुलेशन बेस्ड वो क्वेश्चन होते हैं जहाँ ए की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, डी मिलीमीटर्स, उनमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है। बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, बट थोड़ा सा सवाल को पढ़ने में दिक्कत हो सकती थी। बात समझ में आ गई। वैसे आपको क्या वेरी करना था, एक्स की वैल्यू वेरी करनी थी। आ जाइए अगले सवाल में, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं दिस क्वेश्चन। हाँ, ये कह रहा है कि बेटा एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटर 900 माइक्रोफेराड है, उसको 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया जाता है। तो देखो, अगर बेटा आपने एक कैपेसिटर लिया जिसको आपने एक बैटरी से चार्ज किया जो कि खुद 100 वोल्ट की है, तो ये बैटरी क्या करेगी, इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी, और तब तक चार्ज करेगी जब तक इस कैपेसिटर का पोटेंशियल भी कितना नहीं हो जाता, 100 वोल्ट नहीं हो जाता। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया होगा बेटा CV से। इसका कैपेसिटेंस 900 माइक्रोफेराड है, 10⁻⁻⁶, और इसके पास जो है बैटरी का पोटेंशियल कितना आया, 100 वोल्ट तक का आया। तो ये इसका क्या हुआ, चार्ज हो गया। तो ये बैटरी के पास चार्ज है। आगे क्या कह रहा है कि कैपेसिटर को आप डिस्कनेक्ट करके बैटरी के से हटा देते हैं, लेकिन इसको किसी दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ रखते हैं जो कि आइडेंटिकल है, सच दैट द प्लेट ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट, अनदर प्लेट ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, तो अब कह रहा है कि देखो, अगर कोई कैपेसिटर चार्ज है ही नहीं तो उसका पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट का तो बेटा यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए ही दिया हुआ है। अगर ये ये कैपेसिटर तुम्हारा जो मान लेते हैं इनिशियली वाले कैपेसिटर C1 है, ये मेरे पास चार्जड है, इसके पास इनिशियली चार्ज है Q जो यहाँ पे लिखा हुआ है।
आपने दूसरे सेम कैपेसिटर के साथ इसको कनेक्ट किया, जिसके पास चार्ज कितना है, जीरो, इसके पास इनिशियली चार्ज है ही नहीं। लेकिन अब होगा क्या, जब आपने इन दोनों को कनेक्ट करा तो बेटा C1 के पास तो पोटेंशियल है कितना, 100 वोल्ट। अब जो नया कैपेसिटर आपने C2 बैठाया है, इसके पास ना तो चार्ज है ना पोटेंशियल, इसका मतलब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और चार्ज जब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, जब तक तुम्हारा कॉमन पोटेंशियल सेटल नहीं हो जाता अक्रॉस C1 एंड C2। तो इसका मतलब हमें यहां से V कॉमन निकालना है। तो बेटा V कॉमन किसके बराबर होता है, सब C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, करेक्ट। अब तुम्हारे पास देखो V2 कितना है, इनिशियली तुम्हें दिख रहा है कि जो V2 क्या है, इस सेकंड कैपेसिटर का पोटेंशियल, जो कि चार्ज ही नहीं है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी कितना होगा, इसका V2 बेटा जीरो होगा। तो ये वाली टर्म तो अपनी जीरो हो जाती है। तो C1 V1, यहाँ पे ये लिखा C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2, करेक्ट, यही होगा। अब मेरे पास C1 जो है बेटा C2 के बराबर है, यानी ये दोनों टर्म किसके बराबर है, C के, क्योंकि आइडेंटिकल है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ C अपॉन 2C मल्टीप्लाई बाय V1। तो देखो C से C कट गया बेटा, पोटेंशियल कितना आया, V1/2। तो V1 बेटा कितना था हमारा, 100 वोल्ट, 100/2 यानी 50 वोल्ट। तो तुम्हारा जो कॉमन पोटेंशियल सेटअप हुआ वो कितने का हुआ, 50 वोल्ट का सेटअप हुआ। तो अब तुम्हारे पास दोनों के पास नए चार्ज आ गए तुम्हारे पास, कि मेरे पास C1 जो था उसके पास कुछ नया चार्ज आएगा, जो मेरे पास C2 था इनके पास कुछ नया चार्ज आने वाला है। कॉमन पोटेंशियल सेटअप हो गया। तो क्या आप अब आप लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इस प्रोसेस में कितना एनर्जी लॉस हुआ होगा। तो देखो बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में, है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में हम आराम से निकाल सकते हैं कि इनिशियली मेरे पास जो सेटलमेंट थी, क्योंकि वो बोल रहा है कि इस प्रोसेस में, कि अगर पहले कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्ट था, अगर मैंने उसको अनचार्ज के साथ कनेक्ट किया, तो मेरे पास यहाँ पे एनर्जी का लॉस कितना हुआ। तो बेटा पहले C1 के पास जो एनर्जी थी वो, अब जो तुम्हारा जो नया सिस्टम है C1 और C2 का, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी में से पहले वाले सिस्टम की एनर्जी माइनस कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी। तो आइए पहले निकालते हैं। यू इनिशियली कितना था, यू इनिशियल की बात कर रही हूं, तो मतलब जब C1 कनेक्टेड था तो हाफ CV स्क्वायर, करेक्ट, C1 V1 स्क्वायर। तो आपके पास 1/2, C1 की वैल्यू बेटा कितनी थी, देखो 900 माइक्रो फेराड। V1 कितना था बेटा, 100 वोल्ट, तो ये 100 यानी 100 कनेक्ट। तो ये मैं 1/2 को बाद में रखते हैं, 9/2 को पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये तो हट ही गया। तो ये तो मेरा कितना आया बेटा, 4.5 जूल्स आ गया इनिशियली। फाइनल क्या हो जाएगा, तो देखो बेटा फाइनल तुम्हारे पास अब कौन सा सिस्टम है जिसमें C1 और C2 दोनों जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना। अब C1 और C2 दोनों जुड़े हुए हैं, अब इस दोनों जुड़े हुए में क्या एनर्जी है इस सिस्टम की। अब इस सिस्टम की एनर्जी आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे क्या, हाफ CV स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल है। दूसरे का भी क्या लिखोगे आप, हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का क्या है, कॉमन है, यहाँ पे V कॉमन लिख लो, कॉमन भी लगा सकते हो, कॉमन पोटेंशियल है। अब तुम्हें पता है C1 और C2 भी बराबर है, तो यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, देखो 1/2 V स्क्वायर, कॉमन कॉमन ले लिया तुमने, यहाँ पर क्या बचा, C1 प्लस C2। और C1 प्लस C2 भी अभी तुमने देखा है कि दोनों कैसे हैं बेटा, आइडेंटिकल है। तो यानी यू फाइनल अब क्या बचेगा तुम्हारा, यू फाइनल आया मैम मेरे पास 1/2। C1 प्लस C2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 टाइम्स ऑफ C लिख सकते हैं मैम। और ये मेरा V स्केयर ऑफ कॉमन। तो ये तुम्हारे पास फाइनली एनर्जी की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, बताओ अब क्या करने का, 1/2 लिखने का, 2 × C, कैपेसिटर कितना था 900, तो ये बेटा कितना हो जाएगा 1800 माइक्रो कूलम। V कितना आया है, कॉमन पोटेंशियल मेरा 50 आया है, तो 50 × 50। तो ये कितना हो जाएगा, खुद एक बार सॉल्व कर सकते हो इस वैल्यू को। कैन यू सॉल्व दिस वैल्यू की कितना आता है मेरे पास ये आंसर। हाँ जी, कितना बनेगा ये क्वेश्चन, ये आंसर बताइए मुझे। आह, ये बेटा 900 बना, ये 5 5 × 25, हाफ 2C, 200 V स्क्वायर कितना आया, तो ये मेरा बनेगा 9 × 5 × 5 10⁻⁴ को एक साथ लिख लो, 1 2 3 4, -6 में से +4 गया, तो ये बचा बेटा -2। तो 5 5 जा कितना हुआ, 25 × 9 × 10⁻⁻²। तो इसको तुम यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, तो कितना बनेगा,
ये बेटा बना मेरा 225 इंटू 10⁻⁻²। अगर इसको भी मैं लिखना चाहूँ इसको 4.5 को, तो 4.5 को बेटा क्या लिख सकते हो, 450 इंटू 10⁻⁻² जूल। ब्रैकेट सॉल्व हो गई। तो अभी चेंज निकाल सकते हो कितना, 450 में से क्या घटा दो, 225 घटा दो, कितना आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻²। तो माइनस कर दो यहाँ से 450 में से, तो कितना बनेगा, 225। करेक्ट। 225 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, तो इसको लिख लो आप, 225 इंटू 10⁻⁻² जूल। तो ये बेटा यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख सकते हो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 225 आ गई। एक बार आप लास्ट में यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार मैच कर लेना। आई थिंक सही है, ठीक है, ठीक किया है, बिल्कुल सही है। बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। टू आइडेंटिकल थिन मेटल प्लेट्स ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। ये समझ में आया ना बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना था कि यहाँ पर एनर्जी इस प्रोसेस की पूछी है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको इनिशियली सिस्टम और जो फाइनल सिस्टम है, इस में से आपको चेंज निकालना पड़ेगा, कितनी एनर्जी का लॉस। करेक्ट। आज अगेन, ठीक है, आइए अगला सवाल पढ़ते हैं बेटा, क्या आया। टू थिन आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स हैज चार्ज Q1 एंड Q2। मतलब मेरे पास दो प्लेट है बेटा जिस पर चार्ज दिया है Q1 एंड Q2। ये तुम्हारी इस प्लेट का कंप्लीट चार्ज है। कह रहा है कि Q1 जो है Q2 से ज्यादा है। द प्लेट्स वर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर टू फॉर्म ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, Q इक्वल्स टू CV। करेक्ट। लेकिन मुझे ये निकालना पड़ेगा कि ये चार्ज में से कौन सा चार्ज जो होगा पोटेंशियल को बनाने में मदद करेगा। तो देखो बेटा, Q1 जो चार्ज है ना, वो इस प्लेट का नेट चार्ज है। टोटल चार्ज जो है Q1 और Q2 का, ये टोटल चार्ज है। मुझे ये नहीं पता कि इस प्लेट के आउटर की तरफ कितना चार्ज है और इस प्लेट की तरफ, इनर की तरफ कितना चार्ज है। Q1 तो टोटल चार्ज है ना। मुझे इस बी वाली प्लेट का पता कि बी प्लेट के इनर पे कितना चार्ज है और बी प्लेट के आउटर पे कितना चार्ज है। क्योंकि कैपेसिटर तो इन दो इनर चार्जेस से ही बनेगा, इस टोटल चार्जेस से तो कैपेसिटर नहीं बनेगा। तो मेरे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है आउटर चार्ज निकालने का। अगर मुझे प्लेट का आउटर चार्ज निकालना होता है तो बेटा मेरे पास जितनी भी प्लेट्स हैं उन प्लेट का आप टोटल चार्ज निकाल लो। मेरे पास यहाँ दो ही प्लेट है, अगर तीसरी भी होती तो तीसरी का भी आप टोटल चार्ज लिख देते और आप डिवाइडेड कर देते किससे, 2 से। तो आउटर प्लेट पे बेटा कितना चार्ज आया, आउटर प्लेट पे चार्ज आया Q1 + Q2/2। तो बेटा अगर मेरी आउटर प्लेट पे Q1 + Q2/2 चार्ज आया, तो मेरी इनर प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, जबकि मेरा टोटल चार्ज तो Q1 है। तो Q1 जो मिलके बना है वो बना है आउटर प्लस इनर। करेक्ट। तो मेरे पास आउटर का चार्ज कितना आ गया, Q1 + Q2/2 को मैं यहाँ भेज सकती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा ये अभी अकेला नहीं है, Q2/2 प्लस Qn। अब मेरे को इनर का चार्ज निकालना है और यही इनर का चार्ज जो होगा वो मेरा पोटेंशियल बनाने में मदद करेगा। चलिए फिर आइए करते हैं, दिक्कत क्या है। ये कैसे जाएगा, यहाँ पे Q1 - Q1 +Q2/2। मैं एलसीएम ले लेती हूँ, यहाँ पे 2 चला जाएगा और ये मेरा आएगा यहाँ से Q इनसाइड। तो बेटा इसको जरा आप आगे सॉल्व करो, क्या बनेगा, 2Q1 - Q1 - Q2/2। तो ये कितना आया, देखो 2Q1 में से Q1 चलाया तो ये आया मेरा Q1 - Q2/2। ये आ गया। तो यानी इनर प्लेट का जो चार्ज बना, ये बना Q1 - Q2/2। ठीक है। तो बेटा यही अब तुम देख लो, इसकी सेकंड वाली जो प्लेट है बी प्लेट, इसके आउटर पे भी यही चार्ज आया होगा, क्योंकि आउटर प्लेट पे तो यही चार्ज जो हमने यहाँ से निकाला है Q1/Q2, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इनर प्लेट पे क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा और वही कैपेसिटर बनाएगा। तो तुम्हारा क्या चार्ज आया, Q1 - Q2/C कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, Q = CV से आपको बस ये तुम्हारा चार्ज है, इनसाइड वाला चार्ज जो हमने फाइंड कर लिया। तो यही इनसाइड वाला चार्ज क्या बनाएगा, कैपेसिटर बनाएगा। और सेकंड वाली जो प्लेट है बी प्लेट के इनसाइड यही चार्ज आएगा, बट उसका क्या होगा, नेगेटिव पोर्शन आएगा। तो दिस चार्ज विल बी योर फाइनल चार्ज। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज। आ जाओ, आसान सा क्वेश्चन था बेटा।
अगला सवाल क्या कह रहा है, आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विच इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स विथ थिकनेस T1 एंड T2। द टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज सेपरेटेड बाय अ कंडक्टिंग फॉइल। द वोल्टेज ऑफ द कंडक्टिंग फॉइल इज। तो देखो सवाल आसान है, लेकिन बच्चे क्या देखते हैं कि अरे ये कैसा दे दिया, ये तो हमने कभी सिस्टम देखा ही नहीं, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। डरने का नहीं। क्या तुमने ऐसे इक्वेशंस हमने सॉल्व नहीं करी है, ऐसे हमने अरेंजमेंट सॉल्व नहीं करी है, बहुत अरेंजमेंट सॉल्व करी है। साफ साफ देख के पता चल रहा है। अगर मैं मान लेती हूँ मेरे पास ये इस तरीके की अरेंजमेंट तुम्हें दी हुई, बेटा ये अरेंजमेंट कनेक्ट है 100 वोल्ट से, ऐसे, करेक्ट। तो मैं मान लेती हूँ ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, बेटा ये प्लेट सी है। सी प्लेट अगर 0 वोल्ट पे है, ए प्लेट को मैं 100 वोल्ट पे मान लेती हूँ, तो इसका मतलब बी प्लेट का कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा ही ना। बी प्लेट का कुछ अलग पोटेंशियल होगा V0, और वही तुमसे पूछ रहा है कि ये V0 कितना है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि मेरे पास जो ये कैपेसिटर C1 मिलके बन रहा है ए और बी से, और जो C2 मिलके बन रहा है बी और सी वाली प्लेट से, ये दोनों किस में होने वाले हैं, सीरीज में, बिकॉज तीनों प्लेट्स का पोटेंशियल अलग है। तो सबसे पहले तो हम सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मैम, C1 C2 अपॉन C1 + C2 से। ये मेरा सी इक्विवेलेंट आ गया। सी इक्विवेलेंट आने के बाद तुम्हें क्या करना है, इस बी प्लेट का पोटेंशियल निकालना है। तुम्हारे पास ए और सी का है, तो कैसे निकाल सकते हो, देखो मैं निकाल लेती हूँ कि यहाँ पर जो C1 चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होता है, देखो Q1 = C1 × V, इस डेल्टा V, यही होगा। तो अगर मैं करना चाहूं तो तुम यहां से साफ साफ देखते हो, Q1/Q2 किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, C1/C2 के। Q1/Q2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, C1/C2 के। और C1 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, देखो C1/C2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज तो सीरीज में है तो बेटा चार्ज शुड रिमेन सेम। मेरी बात समझ में आ रही है। सीरीज में है तो सीरीज में चार्ज तो अपना कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो आप Q1 Q2 को हटा दो। तो यहां से देखो C1 = Q/, यानी पोटेंशियल आया बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी यहाँ से V2/V1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये V हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखना। यहाँ पर जो फॉर्मूले में आप लिखते हो V, दिस V इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मेरे को बेटा क्या निकालना है, मेरे को V2 निकालना है। क्यों, क्योंकि सी प्लेट का तो 0 वोल्ट है ही है, तो इसका मतलब अगर जो V2 आएगा वही मेरा बी और सी का पोटेंशियल होगा। मेरी बात ध्यान से समझ में आ रही है तुम्हें। हमने सी इक्विवेलेंट निकाला इस फॉर्मूले से, सी इक्विवेलेंट आ गया जी। आपको सी इक्विवेलेंट भी निकालने की जरूरत नहीं है। देखो आप C1 और C2 निकालो सिर्फ, और भी आसान होगा, और भी बेटा आसान काम हो गया। बट फिर भी अगर आपको कहीं जरूरत पड़े तो ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन है, हम ऐसे निकालेंगे। हमने C1 और C2 निकाल लिए। अब हमें तो सिर्फ पोटेंशियल पूछा है, ये तो और सबसे आसान ही सवाल हो गया है। क्यों, आपको पता है बी फॉइल का पोटेंशियल पूछा गया है, बी और सी के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि सी तो 0 वोल्ट पे है। इसका मतलब जो आप V2 निकालोगे वही बी फॉइल का पोटेंशियल होगा। तो आइए बहुत आसान सवाल है, ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई दिस आउट। हम C1 निकाल लेते हैं कि C1 किसके बराबर होगा, के A ε0/d के, है ना। तो जरा देखो बेटा के कितना दिया हुआ है C1 में, C1 में के दिया हुआ है मुझे 3 A ε0/d कितना दिया हुआ है बेटा 0.5 mm, तो इसको 0.5 ही लिख लीजिए। C2 निकालो, C2 कितना दिया हुआ है देखो, 4 दिया हुआ है, 4 A ε0 ये कितना दिया हुआ है 1 mm, तो इसको 1 ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C1/C2 आ गया है। इसको एक काम करो, 0.5 की जगह ना इसको 1/2 लिखो, 1/2, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 ε0 आ गया, और ये मेरा A ε0 आ गया। अब हमने क्या बोला था भाई, आपको करना है C1/C2। ये मेरे को रेशो दे देगा V2/V1 का, दे देगा कि नहीं दे देगा। C1 कितना है, 6/4 = V2/V1। तो ये बेटा कितना आया मेरा, 6 में से 3:2, यानी जो तुम्हारी 100 वोल्ट है वो इस तरीके से बटेगी 3:2 में। मुझे क्या निकालना है, V2। तो बेटा V2 किसके बराबर हो जाएगा, देखो 3/2 का रेशो है, V2 किसके प्रोपोर्शनल है, 3 के। अपॉन में 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज कितनी है 100। तो ये कितना आया 20, और ये कितना आया 60 वोल्ट। यानी V2 जो है 60 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे है। तो C तो 0 है, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 60 वोल्ट V0 ही रहा होगा, 60 वोल्ट सिर्फ और सिर्फ V0 ही रहा होगा। देखो कितना आसान सवाल हो गया, 1 सेकंड में हमने आंसर निकाल लिया। रेशो मेथड से, हम रेशो से कर सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख दो 60। कैसा लगा,
बेटा रेशो से इजी हो गया, C1/C2 करो, वो प्रोपोर्शनल होगा V2/V1 के। इसका मतलब जो भी पोटेंशियल आपका बटेगा 100 वोल्ट का, वो 3:2 में बटेगा। 3:2 में बटते ही आप रेशो मेथड से क्या निकाल सकते हो, अपना पोटेंशियल निकाल सकते हो। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आइए, बहुत प्यारा सवाल है। इस सवाल को जरूर करना, बहुत अच्छा और बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला सवाल है। क्या कह रहा है, ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V इज कनेक्टेड टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। आपके पास दो सोर्स कैपेसिटर्स हैं जिसको एक की से कनेक्ट किया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इवन। ठीक है, अगर हम की को क्लोज रखते हैं तो बेटा की को क्लोज रखने की बात यह है कि दोनों सर्किट्स में अपना चार्ज जा रहा होगा। और दोनों बेटा किसमें है, यहाँ पर देखो आप साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, दोनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यानी ये एनर्जी जो इवन है ये किसके बराबर होगी, हाफ सी और सी, दोनों सीरीज में है, पैरेलल में है। पैरेलल में ये कितना हो जाएगा, 2C, पोटेंशियल क्या रहेगा, 2V², 2 से 2 कट गया, यानी मेरा इवन जो आया वो कितना आया, CV² आया। इसको यहाँ पर आराम से लिख लो, बंद। अगला कह रहा है कि अगर की को ओपन कर देते हैं। अब देखो इसने की को ओपन कर दिया, देखो ये सर्किट है, ध्यान से आइए यहाँ पे। अब इसने इस की को बेटा कर दिया ओपन। अगर अब इस की को ओपन कर दिया तो यानी सी वाला तो तुम्हारा इस पोटेंशियल से जुड़ा ही नहीं है, बी बैटरी से, यानी ये वाला अभी के लिए इसका नामकरण कर देते हैं C1। ठीक है, वैसे दोनों सेम है, ये C1 और C2। ठीक है बेटा, जो ये C1 वाला है ये तो इस बैटरी से अब जुड़ा नहीं है, ये तो हट गया। तो इसका मतलब C1 के साथ वो वाली चीजें लगेंगी जहां पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि बैटरी के हटाने के बाद क्या होता है, वो वाला। तो की को ओपन करने के बाद क्या हुआ, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जिसकी 5 है उनको इन दोनों प्लेट्स के बीच में इंसर्ट करा जाता है। तो यानी डाइलेक्ट्रिक तो रख रहे हो बट आपके पास बैटरी से कनेक्ट नहीं है C1। तो क्या होगा, क्या सिमिलर रहता है, अगर डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद बैटरी को हटा दी जाती है तो क्या सिमिलर रहेगा, C1 के अक्रॉस बेटा चार्ज कंजर्व रहेगा। मेरी बात समझ में आई, चार्ज क्या रहने वाला है, कंजर्व्ड। C2 का क्या रहने वाला है, C2 तो बेटा अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेके भी आओगे तो वो तो बैटरी के साथ कनेक्ट है, तो बैटरी इसका पोटेंशियल मेंटेन करने में हेल्प करेगी। तो C2 के अक्रॉस क्या सेम रहने वाला है, पोटेंशियल। कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, डायरेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद अगर बैटरी लगी रहती है और अगर बैटरी को हटा देते हैं तो ये कॉन्सेप्ट वहां से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा अगर डाइलेक्ट्रिक लेके आ रहे हो और बैटरी को हटा दिया तो चार्ज कंजर्व रहेगा, याद रखना, चार्ज कंजर्व। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले लगेंगे वो चार्ज कंजर्व वाले लगेंगे। अगर डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद भी बैटरी कनेक्टेड है तो उस कैपेसिटर के पास में पोटेंशियल मेंटेन रहेगा जैसे पहले वाला था। समझ में आ गई। तो अब इस सिस्टम की टोटल एनर्जी अगर आप लिखने जा रहे हैं तो बेटा अब टोटल एनर्जी किसके पास वाली लिखोगे आप, C1 वाली एनर्जी लिखोगे और C2 वाली एनर्जी लिखोगे। तो मैं यहाँ पे C1 वाली लिखने जा रही हूँ। C1 वाली किसके बराबर होगी, Q², क्योंकि और वो भी कौन सा चार्ज, इनिशियल वाला चार्ज, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहेगा, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ C। लेकिन आप डायरेक्ट्रिक्स लेके आए हो तो बेटा डायलेक्ट्रिक की वजह से तुम्हारा चार्ज चेंज हो जाता है, कितना, Kc टाइम्स, प्लस अब जो C2 वाला है इसमें क्या होगा, C2 में क्या सेम है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल सेम है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ C। अब लेकिन यहां पर भी डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा है तो ये भी Kc टाइम्स हो जाएगा, इंटू V²। बात समझ में आ गई, ओके। अब इनिशियल चार्ज कितना था, अब तुम खुद देखो यहाँ पर जब ये बैटरी से कनेक्टेड था तो C1 के पास चार्ज कितना था, Q इक्वल्स टू इसके खुद का कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय बैटरी, यानी इतना चार्ज स्टोर था इस पे इनिशियली, CV। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, CV² अपॉन 2 इंटू KC प्लस 1/2 इंटू KC V²। ये मेरे पास यहाँ से टोटल एनर्जी आई है, आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, हाफ C²V²। इसको क्या लिख दूं यहाँ पे, K टाइम्स एक C से C चला जाएगा, ये बचा, प्लस 1/2 CV²। ये आया। अब वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पे, K की कितनी वैल्यू है बेटा, K इज 5, K की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 5 रख दो, तो ये हो जाएगा 1/10 CV² प्लस 5/2 CV² हो गया। तो ये मेरी E आ गई। पहले वाली E कितनी थी देखो, CV² ही थी। E1 और E2 का आपको रेशो लेना है,
अच्छा, इसको E2 बोल रहे हैं तो इसको आप E2 बोल दो, E2। इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम ले लेते हैं इसका, 2 और 10 का, 2 और ये 5, 5 10 एलसीएम आ गया। तो कितना बचा बेटा यहाँ से, CV² प्लस 5 5 जा, ये तो 5 5 5 जा 25 CV², तो ये कितना आया, 26 CV² बाई 10। तो इसको और थोड़ा सा कट करें तो देखो कितना बनेगा, 13/5 CV², ठीक है। तो अब E1/E2 कर लो। E1 कितना था भाई, CV², और ये कितना आया है, 13/5, ऊपर चला जाएगा CV², तो ये कट गया तो कितना आया, 5/13। तो जरा चेक कर लेते हैं हमारे पास ऑप्शन में है कि नहीं, 5/13 बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आ गई क्या करना है, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना था कि C1 में चार्ज कंजर्व रहेगा, तो पहले कितना चार्ज था, चार्ज कितना रहेगा, अगर C पोटेंशियल है, V बैटरी से कनेक्टेड था, तो C भी चार्ज स्टोर्ड है, वही चार्ज इसमें पहले वाला रहेगा। बस E2 में आपने क्या करना है, दोनों का सिस्टम का एनर्जी ऐड कर देना, E1/E2 कर देना, वेरी इजी, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल, आइए। ये कह रहा है कि अगर QF इज द फ्री चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स एंड QB इज द बाउंड चार्ज, तो देखो बाउंड चार्ज यहाँ पे बेटा इंड्यूस्ड चार्ज को बोला गया है, on the dielectric slab of the dielectric constant K placed between the plates, the bound charge QB will be expressed as। तो देखो अगर बेटा मेरे पास ये एक कैपेसिटर प्लेट है, इस कैपेसिटर प्लेट के यहाँ पर मैं एक क्या ले आती हूँ, एक डाइलेक्ट्रिक ले आती हूँ। तो तुम्हें पता है अगर ये पॉजिटिव है तो बेटा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, अगर ये नेगेटिव है तो मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, करेक्ट। तो अब होगा क्या, एक तो देखो बाहर वाली प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ होगी, इसे नाम दे रहे हैं हम E0। इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है अंदर की तरफ, इन डाइलेक्ट्रिक कितना, EI। अब जरा इस डाइलेक्ट्रिक को यहां पर रख देते हैं, ये मेरा क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक को शायद दूसरे कलर से लेना चाहो तो आप दूसरे कलर से दिखा दें, ये डाइलेक्ट्रिक को हम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये बेटा मेरा डाइलेक्ट्रिक है, मैंने इस डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर उखाड़ के रख दिया, ये देखो नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पर बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, तो एक तो E इंड्यूस्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे बनी, एक हमारे पास E0 है जो किस डायरेक्शन में है, E0 इस डायरेक्शन में है, ऐसे। तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर मुझे E नेट लिखना हुआ तो तुम क्या लिखोगे मैम, E0 - EI, E0 - EI, यही तो लिखोगे। अब ई नेट कितना है, जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स कम हो जाती है, जितना उस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट होता है। यानी इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो भी हमारे पास ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0/K के बराबर होगी, जिस इक्वल टू E0 - EI। तो यहाँ से EI किसके बराबर हो जाएगा, देखो EI बेटा किसके बराबर हो गया, माइनस का है, E0/K -E0, अगर ये माइनस का साइन है तो इसका माइनस हटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो E इंड्यूस मेरा कितना आया, E0 कॉमन ले लेते हैं, 1 - 1/K। तो बेटा अगर E इंड्यूस ये आ गया, अब तुम चार्ज निकाल लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लो, सभी इसी फ्रैक्शंस में ही आएंगे, सभी इसी फ्रैक्शंस में आएंगे, करेक्ट, हाँ या ना, सभी इसी फ्रैक्शंस में आएंगे ना। तो क्या करने का, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो आप, सिग्मा लिख सकते हो, या चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट में लिख सकते हो, है ना। तो ये वाला इंड्यूस्ड हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हो Q इंड्यूस्ड अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, ये Q0 हो जाएगा अपॉन A एप्सिलॉन नॉट 1 - 1/K। तो ये A सब से एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा, तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो यानी Q इंड्यूस्ड किसके बराबर आ गया बेटा, Q0 × 1 - 1/K। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो बाउंड चार्ज को ही इंड्यूस्ड चार्ज बोला है, याद रखना। इजी वन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था एकदम, क्लास में हम फॉर्मूला याद रखते हैं, तो कोई भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, चार्ज हो, सब सिर्फ 1 - 1/K के रेशियो से ही चेंज होते हैं, याद रखना। ओके, अगेन हमारे पास है लेक्चर, इस वाले क्वेश्चंस को जहां पे हमारे पास वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक होता है या फिर हमारे पास किसी एंगल पे प्लेट्स रखी होती हैं, इन वाले क्वेश्चंस को आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।